अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आप कंसेक्टिव लेक्चर्स के अंदर टॉपिक पढ़ रहे हैं जी। एक आपने टॉपिक पढ़ा था एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस, जिसके अंदर फिर हमने उसका आपको ट्रेंड भी बताया था, ट्रेंडिंग ग्रुप एंड ट्रेंडिंग पीरियड। फिर माय डियर स्टूडेंट्स आपने शील्डिंग फैक्टर टॉपिक पढ़ा, उसके अंदर मैंने आपको ट्रेंड बताया, ट्रेंडिंग ग्रुप एंड ट्रेंडिंग पीरियड। ऑन द सेम ग्राउंड्स माय डियर स्टूडेंट्स, today we will study chemistry 9th class chapter number 3 lesson number 27 और आज हमारा टॉपिक होगा आयोनाइजेशन एनर्जी। माय डियर स्टूडेंट्स, हम इस टॉपिक के अंदर इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, एग्जांपल्स लेंगे और इनके ट्रेंडिंग ग्रुप और ट्रेंडिंग पीरियड पढ़ाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए इस टॉपिक में सबसे पहले मैंने आपको डेफिनेशन करवानी है जी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में देखिए। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी असल में अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। क्या होती है जी? अमाउंट ऑफ एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, जो हमें चाहिए होती है क्या करने के लिए जी? टू रिमूव, निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए। किसको? मोस्ट लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। मोस्ट लूजली बॉन्डेड कर लीजिए जी, बुक में बॉन्ड लिखा हुआ है, आप पूरा वर्ड कर लीजिए, मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है जो सबसे कमज़ोर है, सबसे कम ताकत के साथ जुड़ा हुआ है। और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना है माय डियर स्टूडेंट? फ्रॉम वैलेंस शेल, सबसे आखिरी शेल से निकालना है, आउटर मोस्ट शेल से निकालना है। और माय डियर स्टूडेंट याद रखिए, जब भी हम आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो माय डियर स्टूडेंट वो एटम कहाँ चाहिए? आइसोलेटेड गैशियस एटम होना चाहिए। वो गैशियस फॉर्म में जब होगा तो गैशियस फॉर्म में एटम अकेले अकेले होते हैं। जब एटम अकेले अकेले होंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है। एक बार फिर देखिए, फिर मैं इस टॉपिक को आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। माय डियर स्टूडेंट, मैंने कहा कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? द आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की वो अमाउंट होती है रिक्वायर्ड, जो हमें चाहिए होती है क्या करने के लिए? टू रिमूव, निकालने के लिए। किसको? मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, सबसे कम जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन को। कहाँ से जी? फ्रॉम द वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल से। किसके? ऑफ एन आइसोलेटेड गैशियस एटम, अकेले गैशियस एटम में, अकेले गैशियस एटम के आउटर मोस्ट शेल से सबसे कम ताकत से जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी के उस अमाउंट को क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। माय डियर स्टूडेंट, दोबारा देखिए जी, आइसोलेटेड गैशियस एटम के वैलेंस शेल में से लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी की मिकदार चाहिए होती है, जो एनर्जी की अमाउंट चाहिए होती है, उस एनर्जी के अमाउंट को क्या कहते हैं जी? आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इसी बात को यहाँ से देखिए जी, ये एक सोडियम का एटम है, ये मैंने शो किया जी, सोडियम एटम। इसके फर्स्ट के शेल के अंदर, इसके जी शेल्स होते हैं जी KLM। के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। काउंट कर लीजिए जी, एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है और एम के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। ये गैशियस आइसोलेटेड एटम है, ये आइसोलेटेड गैशियस एटम है। किसका? सोडियम का। तो इस सोडियम के एटम को, ये सोडियम का एटम है जी, जब सोडियम के एटम में से ये जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल का, ये इसका वैलेंस शेल है जी एम, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके वैलेंस शेल को जब आपने एनर्जी दी, कितनी एनर्जी दी जी? 496 किलो जूल पर मोल। जब आपने 1 मोल सोडियम एटम को 496 किलो जूल एनर्जी दी तो माय डियर स्टूडेंट्स ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से क्या हो जाएगा जी? रिमूव हो जाएगा। ये देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है। जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो उस एटम पे कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये सोडियम का आयन है जी, इसे Na+1 लिखा है। क्यों बोला? इससे 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। देखिए जी, अब यहाँ पे K और L 2 शेल रह गए हैं। M शेल यहाँ पे नहीं लिखा गया क्योंकि M शेल ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। और याद रखिएगा, जब कोई शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ना हो, इलेक्ट्रॉन से वो एम्प्टी हो जाए तो शेल को ड्रा ही नहीं करते, वो शेल ख़त्म हो जाता है अगर उसमें इलेक्ट्रॉन ना हो। माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए सोडियम के आयन के अंदर से 2 शेल हैं, एक शेल का नाम K है और एक शेल का नाम
L है। M शेल यहाँ पे ख़त्म हो गया है और देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जब इसका M शेल ख़त्म हो गया है तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, तो सोडियम एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया है, Na+1 चार्ज आ गया है और एक इलेक्ट्रॉन ने क्या किया है, लूज़ किया है। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना हो तो हम उसे एरो के दूसरी साइड पे लिखते हैं। यहाँ पे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है तो हमने उसको एरो के इस साइड पे लिखा है और ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो हमें चाहिए सोडियम के एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। वो कितनी होती है जी, 496 किलो जूल पर मोल ये अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार याद रखिएगा, चूँकि हमने ये सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला है तो इसे कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या कहते हैं सही जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। माय डियर स्टूडेंट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव द सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम इंक्रीजेस। अगर मैं किसी एटम की अंदर एक इलेक्ट्रॉन निकालूं तो उसे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। अगर मैं उसकी उसी एटम में से दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल दूं तो माय डियर स्टूडेंट्स, उसे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। अगर मैं उसका तीसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल दूं तो उसे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। आप जैसे जैसे एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको ज़्यादा चाहिए होगी उससे अगला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। किसी भी एटम का पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एनर्जी कम चाहिए होगी, उसी एटम का दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, उसी एटम का तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आपको एनर्जी और ज़्यादा चाहिए होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको समझाऊंगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू 3 तरह की होती हैं। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके ये डिपेंड करती है कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने थे। सोडियम के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो जब इसको आप रिमूव करेंगे तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी उसे कहेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, तो उसको रिमूव करेंगे तो अमाउंट ऑफ एनर्जी कहलाएगी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब कैल्शियम में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है जी, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो जब आप कैल्शियम का पहला इलेक्ट्रॉन माय डियर स्टूडेंट्स रिमूव करेंगे, पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो कहलाएगी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ये बन जाएगा Ca+1। जैसे यहाँ ये बन जाएगा Na+1। जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे और Na+1 बन जाएगा, और जब कैल्शियम अपना पहला इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Ca+1 बन जाएगा। अब चूंकि कैल्शियम के पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन थे तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई। अब Ca+1, चूंकि इसके पास अभी एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, जब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये बन जाएगा Ca+2। अब देखिए इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों लूज हो गए। दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो एनर्जी चाहिए होगी, दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो क्या कहलाएगी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। माय डियर स्टूडेंट, एल्यूमिनियम के पास टोटल 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो हो जाएगा Al+1, इसकी एनर्जी कहेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। माय डियर स्टूडेंट्स, फिर एल्यूमिनियम दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो बन जाएगा Al+2, उसे कहेंगे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर माय डियर स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम तीसरा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बन जाएगा Al+3, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कम होती है, सेकंड आयोनाइजेशन वैल्यू और ज़्यादा होती है और थर्ड आयोनाइजेशन वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। तो ये स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले हम एल्यूमिनियम का पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, फिर हम उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, फिर हम उसका तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे तो हर अगला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए अब हम पढ़ेंगे जी आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड पढ़ेंगे, ट्रेंड इन पीरियड, कि पीरियड के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट, जानते हैं जो आपका पीरियड होता है हमेशा लेफ्ट से राइट होता है। देखिए यहाँ से इस बात को स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट। देखिए, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं इन अ पीरियड, तो एक पीरियड के अंदर क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी को, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होता है जी, ये इंक्रीज होती है। जब आप लेफ्ट से राइट मूव करते हैं पीरियड के अंदर तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है जी, इंक्रीज होती है। यानी कि लेफ्ट साइड पे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी कम लगानी पड़ेगी और राइट साइड पे इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी आपको ज़्यादा लगानी पड़ेगी। अब इस बात को प्रूव करते हैं
कि आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जब लेफ्ट से राइट साइड पे जाते हैं तो इंक्रीज क्यों होती है? माय डियर स्टूडेंट, इसके दो रीज़न हैं। फर्स्ट रीज़न ये है कि लेफ्ट से राइट जब मूव करते हैं तो साइज ऑफ एटम क्या होता है? डिक्रीज इन साइज ऑफ एटम। माय डियर स्टूडेंट, एटम का साइज क्या होता है? एटम का साइज डिक्रीज होता है, डिक्रीज इन द साइज ऑफ एटम। जब एटम का साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि जब साइज छोटा होता है तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आर हेल्ड स्ट्रॉन्गली बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस होता है जब साइज छोटा होगा तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो न्यूक्लियस होगा वो स्ट्रॉन्गली मजबूत तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और अट्रैक्शन न्यूक्लियस की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा और एनर्जी आपको ज़्यादा लगानी पड़ेगी। और जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज़ क्या होता है? छोटा होता है, रिड्यूस होता है। जब साइज़ छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, ये दो इन्फॉर्मेशन हैं कि जो लेफ्ट साइड पे एलिमेंट्स होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू लो होती है और जो राइट साइड पे एलिमेंट्स होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू हाई होती है। इसी बात को आप यहाँ से एग्जाम्पल से प्रूव कर सकते हैं। ये मैंने सेकंड पीरियड एलिमेंट्स लिखे हैं जी। सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के नाम होते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। माय डियर स्टूडेंट, ये देखिए ये एलिमेंट आपका लेफ्ट साइड पे है। तो लिथियम के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सिर्फ 520 एनर्जी चाहिए, जबकि नियॉन के इलेक्ट्रॉन को देखिए, अगर मैंने नियॉन का इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मुझे कितनी एनर्जी चाहिए? 2081 एनर्जी चाहिए। देखिए लेफ्ट साइड पे एनर्जी कम है और राइट साइड पे एनर्जी ज़्यादा है। तो हमने लिखा है आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज इन अ पीरियड। जब आप लेफ्ट साइड से, देखिए जी ये आपकी लेफ्ट साइड है, जब आप लेफ्ट साइड से कहाँ जाते हैं जी? राइट साइड पे जाते हैं। जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है जी? ये इंक्रीज होती है। क्या होती है जी? इंक्रीज होती है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये इनके एटॉमिक नंबर लिखे हुए ऊपर। जब आप लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू क्या होती है जी? इंक्रीज होती है पीरियड के अंदर। क्यों इंक्रीज होती है जी? डिक्रीज इन साइज ऑफ एटम, एटम का साइज डिक्रीज होता है। दूसरी वजह क्या है? जब एटम साइज डिक्रीज होगा तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हेल्ड स्ट्रॉन्गली बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो होगा जब साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा स्ट्रॉन्गली होल्ड कर लेगा। जब ज़्यादा स्ट्रॉन्गली होल्ड करेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी लेफ्ट साइड के ऊपर एलिमेंट्स की एनर्जी लो होती है। ये लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है जी, लेफ्ट साइड पे इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू लो है और ये राइट साइड पे जो होते हैं उनकी एनर्जी वैल्यू क्या होती है? हाई होती है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा ट्रेंड इन पीरियड। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रेंड इन ग्रुप्स। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड इन आ ग्रुप के ग्रुप के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू को क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं ग्रुप हमेशा टॉप टू बॉटम होते हैं। टॉप टू बॉटम, आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं। व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं इन अ ग्रुप, एक ग्रुप के अंदर, तो आयोनाइजेशन एनर्जी को क्या होता है जी? डिक्रीजेस। ये क्या होती है माय डियर स्टूडेंट्स? डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है जी। माय डियर स्टूडेंट्स, इस बात को आप डायग्राम से भी देख रहे हैं कि जब आप टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो आयोनाइजेशन वैल्यू का तैयारी कम होती जा रही है। 520, 496, 419, 403, 377। टॉप टू बॉटम क्या हो रही है जी? आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीजिंग इन ग्रुप। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है जी? डिक्रीज हो रही है ग्रुप के अंदर। अब क्यों डिक्रीज होती है इसको देखते हैं जी। पहली बात देखिए जी, मोर शेल्स लाइज बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल। ब्लू कलर से मैंने आपको न्यूक्लियस दिखाया है, ब्लू कलर से और ब्लैक कलर से मैंने आपको शेल दिखाए हैं। तो लिथियम में न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के दरमियान में कोई शेल लाई नहीं करता, कोई शेल नहीं पाया जाता। सोडियम में देखिए तो ये न्यूक्लियस और ये शेल, न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल, ये आउटरमोस्ट शेल है, ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के दरमियान में कितने शेल लाई करते हैं जी? 1 शेल लाई करता है। यहाँ पे न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के दरमियान कितने शेल लाई करते हैं जी? 2 शेल लाई करते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के दरमियान कितने शेल लाई करते हैं जी? 1, 2, 3 शेल लाई करते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के दरमियान कितने शेल लाई करते हैं जी? 1, 2, 3, 4।
तो माय डियर स्टूडेंट, टॉप टू बॉटम जब आप आ रहे हैं तो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के दरमियान शेल्स में क्या होता जा रहा है, इजाफा होता जा रहा है। देखिए जी, मोर शेल्स लाइज, शेल ज़्यादा होते जाते हैं बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल। न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान क्या होता है, शेल ज़्यादा होते जाते हैं। यहाँ न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान कोई शेल नहीं है, यहाँ न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान एक शेल है, यहाँ न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान दो शेल हैं, यहाँ न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान में तीन शेल हैं, यहाँ न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान में चार शेल्स हैं। मोर शेल्स लाइज बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब आप ऊपर से नीचे आते हैं ग्रुप के अंदर तो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के दरमियान में शेल में क्या होता जा रहा है, इजाफा होता जा रहा है। ये एडिशनल शेल्स, जैसे इसमें एडिशनल शेल एक था, इसमें एडिशनल शेल दो थे, इसमें एडिशनल शेल तीन थे, इसमें एडिशनल शेल चार थे। एडिशनल शेल्स क्या करते हैं, रिड्यूस, कम कर देते हैं द फोर्स फेल्ड बाय द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। जो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगानी थी न्यूक्लियस ने, ये उस फोर्स को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। जब न्यूक्लियस की फोर्स इस आउटरमोस्ट शेल पे कम लगेगी तो इससे क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन बी टेकन अवे इजीली। आप वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को बड़े आराम से करेंगे, रिमूव कर लेंगे। माय डियर स्टूडेंट, जब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को आराम से रिमूव कर लेंगे, इसका मतलब ये है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है और इसमें से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। इसलिए यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, यहाँ पे एनर्जी कम चाहिए होगी। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा चाहिए और यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी कम चाहिए। किसके लिए बोला, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू की एनर्जी कम होती जा रही है। आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू डिक्रीज इन अ ग्रुप। दोबारा देखिए, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू डिक्रीज। वजह क्या जी, मोर शेल्स लाइज बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल। न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान टॉप टू बॉटम शेल्स में क्या होता जाता है, इजाफा होता जाता है। ये माय डियर स्टूडेंट, जो एडिशनल शेल्स होते हैं क्या करते हैं, रिड्यूस, कम कर देते हैं फोर्स, उस ताकत को जो कि महसूस होनी थी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ये जो न्यूक्लियस की फोर्स इस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे महसूस होनी थी, ये फोर्स को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। कौन वाला, एडिशनल शेल। जैसे इसमें एडिशनल शेल 4 हैं, इसमें एडिशनल शेल 3 हैं, इसमें एडिशनल शेल 2 हैं, इसमें एडिशनल शेल 1 है और इसमें एडिशनल शेल कोई भी नहीं है। एडिशनल शेल कहते हैं वो शेल्स जो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के दरमियान होते हैं। माय डियर स्टूडेंट, रिजल्ट क्या निकलेगा कि वैलेंस शेल को निकालना आसान हो जाएगा, इजीली कैन बी टेकन अवे। आप उनको आराम से न्यूक्लियस से दूर ले जाएंगे। जब आराम से दूर ले जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी इन अ ग्रुप। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू क्या हो रही है जी, डिक्रीज हो रही है। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। लिथियम की वैल्यू 520 है, इसकी वैल्यू और कम होगी, साइज बढ़ गया तो वैल्यू कम हो गई, साइज और बढ़ गया, वैल्यू और कम होगी, साइज बड़ा हो गया, वैल्यू और कम हो गई, साइज और बड़ा हो गया, वैल्यू और कम हो गई। तो साइज के बड़ा होने के साथ आयनाइजेशन वैल्यू में क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता जाएगा, आसान होता जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा ट्रेंड इन ग्रुप था। मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ लग गया होगा। अब मैं आपको आज की टास्क ऑफ द डे बताता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, हम आपको बताते हैं टास्क ऑफ द टुडे। टास्क ऑफ टुडे में क्या करेंगे जी, आप डिफाइन करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी को विद एग्जांपल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको सोडियम की एग्जांपल दी थी। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी आपको चाहिए होती है। राइट ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन आ ग्रुप विद रीजन। माय डियर स्टूडेंट्स, आप ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी बताएंगे ग्रुप के अंदर से क्या होता है। जब आप ये ट्रेंड बताएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो साथ में उसका टेबल बना हुआ है वो भी ड्रा करेंगे। फिर आप लास्ट कैसे करेंगे, राइट ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन आ पीरियड विद रीजन। क्या आयनाइजेशन एनर्जी को पीरियड के अंदर क्या होता है, क्या वो डिक्रीज होती है या वो अनक्रीज होती है, ये बताएंगे और साथ में रीज़न बयान करेंगे कि अगर डिक्रीज होती है तो क्यों और अगर अनक्रीज होती है तो क्यों, रीज़न बयान करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ लग गया होगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।